खाना बनाने की। हाँ, हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में हम लोग गए तो फर्स्ट ईयर में कॉमन मेस थी, 3 ब्रांच की थी। तो जैसे हमारे हॉस्टल में 4-5 अलग अलग ब्रांचेस थी, जैसे मेटलर्जी, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस, ऐसे चला दिया। तो फर्स्ट ईयर के जितने बच्चे थे, हम लोग 150 करीब थे हमारे हॉस्टल में। 4-5 हॉस्टल और थे, उसमें कुछ बच्चे, उसमें कुछ। तो हमारी फर्स्ट ईयर वालों की एक अलग मेस थी, 150 बच्चों की। और उसको एक हॉस्टल का जो वार्डन है वही इनिशिएट करा हुआ था, उसने हायर कर लिया था एक उसको, कुक को। और वो इतना गंदा खाना बनाता था, और हर चीज में आलू। हर चीज में आलू। तुम्हारे यहाँ भी होता है क्या, हॉस्टल में कोई रहता है? हर चीज में आलू। भिंडी में आलू, दाल में आलू, छोले में आलू, राजमे में आलू। राजमे में आलू कौन खाता? दाल में आलू। तो आलू डाल दो, हर चीज गाढ़ी हो जाती थी। और आलू कौन सा क्वालिटी का लाता था कि आलू तो हमने खाए यार, आलू तो अच्छे होते हैं, खा जाओ आलू। उसका अलग ही टेस्ट आता था आलू का। ऑलमोस्ट हर दिन हम लोग, कोई भी सब्जी बनेगी तो उसको अलग बटर खरीदना होता था हम लोगों को। तो बटर जो वो लोग तो नॉर्मल जो बना रहे, डाल रहे, कर रहे हैं, तो अलग से सब्जी को छोटे छोटे पीसेस बटर के खरीद सकते हो आप अलग से, वहाँ कैंटीन और वो मेस में भी मिलते थे। बट उनके लिए पे करना पड़ेगा। तो एक मेस की कॉपी होती है, तो आपने बोला भैया मेरा बटर में फ्राई करो, तो अलग से अमूल बटर में लेके आपकी सब्जी फ्राई करके आपको देगा। उसके 5 रुपए 8 रुपए आपको अलग से देने होंगे। तो वो हिसाब की कॉपी में लिखना होता है कि एक बटर एक्स्ट्रा, बटर फ्राई। नहीं तो जो अंडा खाते हैं तो वो सब्जी वब्जी कुछ नहीं खा रहे थे, वो बोलते थे भैया एक अंडे की भुर्जी ले आओ, क्योंकि सब्जी इतनी सड़ी सड़ाई। और सब्जी अगर अंडा भी उसने बना दिया नॉर्मल तेल में गया, तो वो भी बटर में। तो उसी के सहारे, नहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो सॉस की बोतल होती थी। वो स्टैंडर्ड है, उसमें उसने नहीं कर रखा अपना चमत्कार। और वो मैगी वाली है, तो सॉस से ही रोटी खा रहे हैं। क्या करोगे, जीवन जीना है ऐसे ही। बहुत ही झंडू गाना। फिर हम लोगों को पता चला कि जैसे हमारा जो बीएचयू था उसमें एक स्पेशल पावर थी, आईआईटीज में नहीं थी ये। बाकी आईआईटीज में मेरे जितने दोस्त थे, उनकी मेस जो है सरकारी होती थी। यानी कि उसमें कुछ नहीं कर, खराब खाना बना रहा है तो खराब ही खाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे यहाँ क्या था कि आप विद्रोह कर सकते हो कि ये हमें ये कुक नहीं चाहिए, भगाओ इसे। तो विद्रोह कर दो तो कुक या तो बदल देते थे। हम लोग ने और बड़ा विद्रोह कर दिया तो हमारे 30 लोगों को ही मैस से निकाल दिया कि तुम्हारे लिए बनाएंगी नहीं। तो हम लोग ने 30 लोगों ने मिल के एक अपना कुक हायर कर लिया। और वहां पे आपके मतलब सब बहुत सारे किचन होते हैं, तो किचन की जगह खाली रहती है। तो हर जगह पे 5 या 6 किचन थे। तो उसमें एक दो दूसरे ब्रांचेस के लिए थे, हम लोग ने 30 लोगों ने अपना एक कुक हायर कर लिया। अपने को किचन मिल गया, अपने को बर्तन मिल गए, बस चलो। फिर अपने को वही जो बनाना है, 30 लोगों ने डिसाइड कर लिया भाई क्या खाओगे वही बनेगा। और आलू डला। तो हम लोग की मेस बहुत अच्छी थी, बड़ो, लेकिन सेल्फ ड्रिवन थी। उसका हिसाब भी हमें ही रखना है, सरकार नहीं, मतलब वो कॉलेज नहीं रखेगा। और वो सामान भी हमको ही ऑर्डर करना पड़ेगा। तो वो राशन वगैरह भी हमको ही लेना पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा ट्रेनिंग थी ये, इंडिपेंडेंस उन। तो हमारे में इलेक्शन होगा, एक आदमी मैनेजर बनेगा, वो फिर वही हिसाब किताब रखेगा। तो मैस मैनेजर भी हम अपने ही दोस्त को बनवा देते थे सब, इलेक्शन रिग कर देते थे। उसमें बड़ा फायदा होता है। तो हमारी मैस ऐसी थी कि रात में 10:30 बजे चाय आती थी बन के, रात में। और कहाँ आएगी, रूम पे उड़ते हुए चाय आ रही है। 10:30 बजे, सुबह 8 बजे चाय, 8 बजे वहाँ क्लास है, तो 7:50 पे चाय रूम पे आएगी। है सिर्फ 30 नहीं, सिर्फ 3-4 लोगों का।
ये अलग रंगबाजी थी, लेकिन ये मैस 30 लोगों की थी, बहुत ही जबरदस्त हम लोग ने बना रखा था। तो ये भी एक तरीका है। और भी अगर आप ITBHU जाते हैं तो कैसे सरवाइव करना, कैसे वहां पे आ, मतलब रईसी में रहना है, उसके 4-5 हमने तोड़ निकाले हैं। तो मैं, एक और स्टूडेंट मेरा था, काफी पुरानी बात हो गई, 2010 की बात है शायद। तो वो ITBHU गया था। तो उसने वही जाने से पहले सर बोला, सर आप कुछ बताने वाले थे, बताओ मुझे कैसे सरवाइव करना। 4-5 नुस्खे बताए, 4 साल तक वो धन्यवाद देता रहा, क्या तरीका सर। तो कुछ तोड़ है हमने निकाले हैं, लेकिन वो वही काम करते हैं, IITs में नहीं। वहां पे लगाओगे ना, बाहर निकाल दी जाओगे, तुम्हारा बीटेक खत्म हो जाएगा। चलिए, हमने एम्पियर्स लॉ कर लिया। एम्पियर्स लॉ में हाँ, तो पहले वो देख लेते हैं कि आपको ऐसा याद आया क्या, ये E.ds इज Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। थोड़ा एक दो मजेदार केसेस भी आ जाएंगे। E.ds इज ये, पढ़ते हुए बाकी लोग बहुत लड़ते थे कि तुम लोगों की क्या नक्शेबाजी चल रही है, हमको भी चाय चाहिए। तो कुछ बच्चे चिकन खाते थे, तो चिकन बनता था। तो चिकन में क्या होता है कि चिकन तो पूरा शरीर है ना, और उसमें टंगड़ी 2 ही है, लेग पीस, और सबको क्या चाहिए, कुछ ऐसा होता है चिकन में है। तो जनता बड़ी परेशान रहती कि लेग पीस मिल जाए भाई। और वो चिकन जब आता था तो लोग ढूंढते रहते थे कि यार एक भी लेग पीस नहीं दिख रहा, और लेग पीस पहले गायब हो गया, पहले ही लोगों के रूम में पहुंच गया, पहले ही खा चुके हैं, वो तो बाद में टहलते आएंगे नॉर्मल चिकन सूंघने। तो लंगड़ा चिकन था, तो मैं नहीं खाता था तो, लेकिन बड़ा लड़ाई होती थी, लोग पूरा गिनते थे कितने चिकन आए, 8 आए, 5 ही पीस निकले। चलो खैर, E.ds इज Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है। इसमें ये वाला जो ds होता था, ये गॉसियन सरफेस का छोटा पॉइंट होता था, और ये गॉसियन सरफेस हम बनाते थे ऐसा जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हर केस पे काम नहीं करता था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला, ये ऐसे सिमेट्रिकल केस में काम करता था जिसमें अगर सरफेस एरिया थोड़ा इधर का उधर खिसका दो तो भी मामला गड़बड़ हो जाता था। तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप बनाना पड़ता, जैसे स्फीयर में स्फेरिकल बनाते थे, कुछ वैसा ही अब हम लोग करेंगे यहाँ पे B.dl में। ये dl क्या है, ये जो एम्पीरियल लूप बनाएंगे, लूप क्लोज्ड लूप बनाएंगे, उसका छोटा टुकड़ा है। तो ये लूप का शेप कौन डिसाइड करेगा, हम लोग डिसाइड करेंगे। और ऐसे एग्जाम्पल के लिए डिसाइड करेंगे जिसमें लूप की पोजीशन बदलने से भी बी का वैल्यू चेंज नहीं होता हो, एकदम एग्जैक्ट ऐसा शेप बनेगा जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाए, ये बी बाहर आ जाएगा, तो आंसर सॉल्व होने लगेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा हुआ इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। अगर देखो इतना सिमिट्री होना चाहिए कि मैंने बोला ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो तुम इस पॉइंट से ऊपर देखो कितना दिख रहा है, नीचे कितना दिख रहा है। अगर मैं पूछूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो तुम बोलोगे इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट भी मिड पॉइंट है, ये पॉइंट भी मिड पॉइंट। समझे क्या, ऐसा सिमिट्री हमें चाहिए कि लूप की पोजीशन बदलने से हमारे आंसर में चेंज नहीं आए। केवल ये क्लियर है कि ये आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, तो हमने एक एम्पेरियन लूप बनाया सर्कल रेडियस। सर्कल क्यों बनाया, नहीं है वो तो कैसा भी बनाएंगे एनक्लोज कर देगा, क्लोज लूप तो कैसा भी बनाएंगे क्लोज कर देगा। हर पॉइंट इस सर्कल का वायर से, तो एक जगह मैग्नेटिक फील्ड बी होगा तो सिमिट्री से हर पॉइंट पर बी हो जाएगा। स्क्वायर क्यों नहीं बनाया, फिर तो सेम नहीं होता, सारे अलग होते हैं, ठीक बात। तो बी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो बी बाहर लिख दिया। इस छोटे से लूप में ये जो एम्पीरियन लूप है ये हमने बनाया भाई, तो इसका जो पूरा लेंथ है वही क्लोज इंटीग्रल डीएल है, उसको लिख दिया 2 पाई आर।
और यहाँ लिख दिया म्यू नॉट आई। तो आपने बोला ये तो बहुत ही इजीली आंसर सॉल्व हो गया है। लेकिन ये इनफाइनाइट टाइप के सिमेट्रिकल केसेस को ही सॉल्व करेगा, मतलब इस लूप को बदलने से, ऊपर नीचे खिसकाने से आंसर में फर्क नहीं पड़े। तो पोजीशन ऑफ लूप कैन बी वेरिड, तब भी आंसर में फर्क ना पड़े, उन्हीं एग्जाम्पल के लिए काम करेगा। ये तो लेकिन ऑलरेडी हमें पता था। सोलेनॉइड का फील्ड निकाल लेते हैं। सोलेनॉइड का फील्ड भी हमें पता है, लेकिन हम कौन से वाले सोलेनॉइड का फील्ड निकालेंगे? हाँ, ऐसा सोलेनॉइड होना चाहिए जिसका हम किसी भी पॉइंट पे जाएं वो सोलेनॉइड के अंदर ही रहे, वो एंड के नजदीक नहीं जाए। देखो बहुत ही लॉन्ग सोलेनॉइड है और किसी सोलेन कितना लॉन्ग होना चाहिए लॉन्ग सोलेनॉइड? हाँ, इनफाइनाइट लेंथ कितना होता है? तो वो रेडियस के कंपैरिजन में है। अगर रेडियस मिलीमीटर का है और 1 मीटर का सोलेनॉइड है तो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि फिर वो एंगल ना ऐसे बढ़ता है। तो अगर बहुत पतला सोलेनॉइड है तो बहुत थोड़ा भी दूर जाओगे तो एंगल 90 पकड़ लेगा। तो ये आपको ऐसा थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर मैंने ऐसा सोलेनॉइड लिया, इतना लिया, और यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो ये एंगल अल्फा है। अगर इसको और पतला करता जाऊं तो इतनी लेंथ में ही ये एंगल क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। समझे क्या? पतला करते जाए। तो अगर मैं ऐसे पतला सोलेनॉइड बना दूं तो ये एंगल देखो बढ़ गया, दिख रहा है क्या? तो सोलेनॉइड इनफाइनाइट का मतलब क्या है? कि उसका क्रॉस सेक्शन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। ठीक है, वैसा दिखे। तो सोलेनॉइड ऐसा लेंथ इनफाइनाइट होना जरूरी नहीं है, उसका केवल कंपैरिजन के लिए होता है। तो ये पतला सोलेनॉइड हो गया, लंबा सा है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो के हिसाब से मैंने देखा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी मान लिया, लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। इसके दो लॉजिक बोल सकते हैं। एक सिंपल लॉजिक ये है कि ये जो कॉइल होते हैं ये ऐसे घूम रहे हैं, क्लोजली पैक्ड है ऐसे। तो ऊपर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, फिर ये घूम के नीचे वाली जगह पे वही कॉइल का मैग्नेटिक करंट, ऊपर वाले जगह पर करंट आउटवर्ड जा रहा है, वही करंट नीचे वाले जगह पे इनवर्ट जा रहा है। तो अगर मैं ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया कट करूं और सोलेनॉइड को देखूं, तो यहाँ पे जिस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आउटवर्ड करंट दिखा रहा है, उसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे इनवर्ट, ऐसे ऐसे कॉइल घूमते जा रहे हैं। समझ गए क्या? तो आप देखो ये थंब, मतलब ये करंट आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड रखा, राइट हैंड घुमाया तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर बना रहा है, और ऐसे हाथ घुमाया तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर बना रहा है। ये किसका हमने निकाला? ऊपर वाले कॉइल का। ऐसे नीचे वाले कॉइल में देखो करंट इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन करेंगे तो इधर राइट में आ गया, इनटू द प्लेन करेंगे तो इधर भी राइट में आ गया। कुछ समझे क्या? इधर भी बहुत सारे कॉइल्स हैं और इधर भी बहुत सारे कॉइल्स हैं, सारे कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड देखो ऊपर वाली जगह पे अपोजिट है, क्योंकि बिल्कुल पतला सोलेनॉइड है, तो ये दोनों कॉइल से डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर है बाहर का, और दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। तो फील्ड ऑलमोस्ट जीरो, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। यहां पर भी, इसके नीचे भी फील्ड, और यहां पर फील्ड ऐड हो रहा है। उस ऐड होने के बाद फील्ड का वैल्यू हमने क्या मान लिया? हमको क्या पता लगाना है? यही बी का वैल्यू पता लगाना है। इसमें एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो, एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए मैंने एक लूप बनाना है, तो एक लूप हमने बनाया ऐसे, ये लूप मैंने बना दिया। ये लूप है 1 से 2, फिर 3 और फिर 4। 1 से 2 का जो लेंथ है वो L है, फिर 2 से 3 जा रहे, 3 से 4 जा रहे, 4 से 1 आ जाएगा। तो पूरा लूप घूम के हम वापस कहां आ जाएंगे? 1 पे आ जाएंगे, क्लोज लूप हो जाएगा। अब 4 अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। चारों के लिए बी डॉट डीएल का वैल्यू लिखेंगे और उसको इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज कर देंगे। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। ये आपको पहली लाइन में हमेशा लिखना है। क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर्स लॉ है। अब बी डॉट डीएल कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 1 से 2 में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना माना हुआ है हमने? बी। 1 से 2 का डिस्टेंस लेंथ कितना है?
बी भी राइट में है, चल भी हम राइट में रहे, तो बी और डीएल के बीच में कितना एंगल है? जीरो। डॉट प्रोडक्ट में कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो गया, तो ये लिखा बी एल। बी का वैल्यू बी है, एल का वैल्यू एल है, बी इंटू एल हो गया। प्लस 2 से 3 गए, 0 लिख दिया। हाँ, तो 2 से अंदर की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है सामने, हम चल रहे परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट। और जो बाहर चले गए तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया। अच्छा, 3 से 4 के लिए 0 क्यों? बाहर की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। और 4 से 1 में तो एक बीएल हो गया, बाकी 0 हो गया, इक्वल टू ये सारा क्लोज लूप का बी डॉट डीएल हो गया, इक्वल टू म्यू नॉट। करंट लिखना आई, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे टर्न्स बार बार पास हो रहे हैं और हर टर्न पे करंट आई है, तो इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे फ्रेम का लेंथ दिया हुआ है एल, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं? एन है, तो एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? हाँ, तो हमने यहां लिखा इतने टर्न्स हैं और हर टर्न का करंट आई है, कितना समझ गए क्या? अगर दो बार ही टर्न होते तो आई प्लस आई, 2i लिख देते। अगर 3 बार ऐसे क्रॉस कर रहा होता तो 3i कर देते। कितनी बार क्रॉस कर गया? एन इंटू एल। एल लेंथ का विंडो लिया है, समझ गए क्या? एन टर्न्स पर यूनिट है, अगर मैं 2 मीटर का विंडो ले लूं तो 2n हो जाएगा। चलिए, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट साइन अल्फा साइन बीटा वाले में भी लिखा था हमने, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इनफाइनाइट सोलेनॉइड का म्यू नॉट एन आई। स्कूल में डेरिवेशन इसका पूछते, बोर्ड में भी पूछते, डिराइव करवाते। अब ये टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, वैसे तो हमें 3 ही करने थे, स्ट्रेट वायर, सर्कल और सोलेनॉइड। ये टोरॉइड सोलेनॉइड का भाई है, उसको हमने सोलेनॉइड को ऐसे घुमा के और उसके दोनों एंड को आपस में ही जोड़ दिया। ये सोलेनॉइड था और ऐसे घुमाया, ऐसे जोड़ दिया, समझ गए? तो एंडलेस सोलेनॉइड हो गया, उसी का नाम टोरॉइड। जो वायर लपेटा हुआ था, स्ट्रेट में लपेटा हुआ था, वो ऐसे घुमा दिया तो पूरे सिलेंडर पे ये टायर ट्यूब जैसा दिख रहा है, समझ गए? तो इसमें ऐसे वायर लपेटा हुआ चारों तरफ दिखेगा। इसमें टोटल टर्न्स n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। इसका यहां इनर रेडियस a है और आउटर एज पे रेडियस b है। हमको इसके बीच के किसी पॉइंट पर, यानी अंदर की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड r रेडियस पे पता लगाना है। तो मैंने एक लूप बनाया क्लोज्ड, कितने रेडियस का? r रेडियस का। r रेडियस का लूप बनाने से एक पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड b है तो इस लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड b हो जाएगी। कैसे पता चला? सिमेट्री से। हमको लूप ऐसा बनाना होता है जिसका पॉइंट, हर पॉइंट एक जैसा दिखे, तो लूप सर्कुलर बना दिया। तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू, आपको ni समझ में आया? कोशिश करते हैं। यहां पे एक बार वायर लपेट रहा है, फिर वही वायर घूम के फिर इधर से आ रहा है, फिर वही वायर घूम के इधर से फिर आ रहा है, फिर इधर से आ रहा है। तो इस लूप के अंदर से कितनी बार ये वायर क्रॉस होता हुआ दिखेगा? जितने टर्न्स हैं उतनी बार, और हर टर्न पे करंट क्या है? आई है, समझ गए ना? ऐसे घूम घूम के आ रहा है, उसी के बीच में हमने सर्कल बना दिया। तो ये आपको दिख रहा है ना ऐसे, इस सर्कुलर फ्रेम को बार बार ये वायर ऐसे क्रॉस कर रहा होगा। ये क्या चीज है? एम्पीरियन लूप है। और ये क्या है? वायर के लूप्स हैं। तो वायर के टर्न्स हर बार ऐसे क्रॉस करेंगे, तो इस पूरे सर्कल से कितनी बार ऐसे आउट आता हुआ दिखेगा? एन टाइम्स आएगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है, और हर टर्न पे करंट आई। टोटल करंट कितना? एनक्लोज हो गया। आपको एनक्लोज का मतलब समझ में आ रहा है? अगर मैं
यहां पे एम्पीरियल लूप बनाऊं तो आंसर 0 क्यों आ जाएगा? क्योंकि वायर जो है इस लूप के बाहर से पास हो रहा है, इसके अंदर से एक भी टर्न नहीं पास हो रहा। अगर यहां लूप बनाए तो मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों है? हाँ, क्योंकि यहां से एक बार बाहर आया और वही लूप अंदर भी चला गया। समझ गए क्या? तो जितना करंट आउटवर्ड आ रहा है उतना ही करंट इनवर्ड हो रहा है। समझ गए? तो इसका जो फ्रेम है, इस फ्रेम को 2 बार क्रॉस कर रहा है। ये जो बड़ा सर्कल है उस फ्रेम को, उसके सरफेस को 2 बार क्रॉस करेगा। ऐसे फिर बाहर निकलेगा, फिर अंदर चलेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर अंदर। तो हमारा आंसर क्या आ गया बताओ? 2 पाई आर। एक और चीज इसमें देखते हैं। मान लीजिए थिन टोरॉइड हो। थिन टोरॉइड किसको कहते हैं? इसमें ए और बी रेडियस का जो थिकनेस है ये बिल्कुल कम हो जाए, यानी ए का वैल्यू और आर का वैल्यू और बी का वैल्यू सब सेम हो जाए। समझ गए क्या? बिल्कुल थिन टोरॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का यही आंसर जो हमने लिखा, उसमें एक खास बात दिखेगी कि ये जो 2 पाई आर है ये पूरे टोरॉइड का लेंथ हो गया। पतला है ना, देखो पूरा 2 पाई आर लेंथ ऑफ द टोरॉइड। और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और ये 2 पाई आर क्या है? पूरा लेंथ है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ करेंगे तो ये टर्म बन जाएगा। हाँ, तो हम लोग कहेंगे ये तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया, इसका वैल्यू स्मॉल एन हो गया। तो पतला ले लिया तो ये किसी सॉलिनॉइड की तरह ही हो गया। समझ गया ना? लॉन्ग सॉलिनॉइड की तरह ही हो गया। तो लॉन्ग सॉलिनॉइड को अगर ऐसे मोड़ के रख दोगे तो जो, समझ गए? सॉलिनॉइड में क्या होता है? सॉलिनॉइड में ऐसे सिलेंडर है, तो इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो हवा से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड घूम के साउथ की तरफ घुसता है, फिर अंदर चलता है, फिर ऐसे घूम के आता है। क्योंकि पतला सोलेनॉइड को ही हम लॉन्ग सोलेनॉइड बोल रहे हैं, तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पतली सी जगह से ही साउथ से नॉर्थ चल रही है। तो सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइंस हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है? बिल्कुल पतला है। कुछ समझे क्या? तो हजारों फील्ड लाइन अंदर से जाएंगी तो वो फील्ड लाइन बिल्कुल पास पास होंगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन वही हजारों फील्ड लाइन जो नॉर्थ से साउथ आती है, तो नॉर्थ से साउथ आने के लिए उनके पास कितनी जगह है? इस क्रॉस सेक्शन के अलावा सारी दुनिया। समझ गए ना? तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया में फील्ड लाइन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और बाकी सारी दुनिया में बहुत ही कम है। इसलिए आउटसाइड में डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या हो गई भाई? एक लाइन यहां से जाएगी, दूसरी लाइन 2 किलोमीटर ऊपर जाएगी, तीसरी 4 किलोमीटर ऊपर जाएगी। तो तुम कहोगे यार बड़ी दूर दूर लाइन है तो इसके बीच में डेंसिटी ऑलमोस्ट 0, तो बाहर का फील्ड क्या लिख रहे हैं? 0 लिख रहे हैं। लेकिन यही सोलेनॉइड को ऐसे घुमा के आप आपस में जोड़ दोगे तो बाहर की दुनिया ही खत्म हो गई। अब वो नॉर्थ को तुमने मोड़ के किधर जोड़ दिया? तो नॉर्थ से साउथ का एंड खत्म ही हो गया, तो एंडलेस हो गया। समझ गए ना? अब नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाई, सारी फील्ड लाइन बस अंदर ही अंदर घूम रही है, बाहर वाली जगह को तुमने खत्म करके ऐसे जोड़ दिया। समझ गए ना? तो सारी जगह अब स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखाई देगी, यही वाली म्यू नॉट एन। तो फिर सारी दुनिया अंदर आ गई। ठीक है, बट ये फॉर्मूला को ध्यान से देखो, ऐसा ही हमने वायर का भी फॉर्मूला बनाया था, बस एन नहीं था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, यही था। सिलेंडर वाले 2 रिजल्ट कर लेते हैं। सिलेंडर वाला हमने एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे। एक कंडक्टर होता था, कंडक्टर पे चार्ज डाल दिया तो चार्ज कहाँ फैल जाता था? सरफेस पे फैल जाता था, तो अंदर फील्ड 0 हो जाता था और बाहर 2k λ/r हो जाता था। कुछ याद आया क्या? बाहर देखने से वो रॉड की तरह दिखता था, इनफाइनाइट रॉड की तरह। अंदर फील्ड, ये क्या चीज है? हॉलो पाइप का मतलब है इसमें अंदर से खाली है पूरा पाइप, तो जो भी करंट फ्लो करेगा वो केवल सरफेस से ही फ्लो करेगा, क्योंकि सरफेस है, अंदर पूरा खाली है, तो सरफेस पे करंट फ्लो करेगा। तो वही कंडक्टर वाले सिलेंडर की तरह इमेजिनेशन आ जाएगा, अंदर फील्ड 0 हो जाएगा और बाहर वो रॉड की तरह या इनफाइनाइट वायर की तरह दिखेगा। सेम रिजल्ट है, देखो ध्यान से। ये एक इनफाइनाइट लेंथ का पाइप बना दिया,
इस पाइप में हॉलो है, तो जो भी करंट है वो इसके सरफेस से पास हो रहा है। ये करंट का वैल्यू आई है, लेकिन ऐसे सरफेस के अलाउंग ही चल रहा बस करंट। सिलेंडर का रेडियस आर है। हमको पूछा अंदर के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। आपको ये बात याद आई क्या, एक इनसाइड आउटसाइड ऐसे दो से। तो अंदर का फील्ड चाहिए तो एक एम्पीरियल लूप अंदर बनाए, क्लोज लूप। सर्कल इसलिए बनाए क्योंकि मुझे एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पे चाहिए, जिससे कि सिमेट्री मेंटेन हो जाए। बट जो भी करंट है वो सरफेस से पास कर रहा है, तो इसके अंदर से कितना करंट पास करेगा। आर रेडियस का सिलेंडर है और हमने अंदर स्मॉल आर रेडियस का एक छोटा सा सर्कल बनाया। सिलेंडर के सरफेस से करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इस छोटे सर्कल के अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा, जीरो। तो हम लिखेंगे वैसे तो क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज, और आई एन क्लोज का वैल्यू इस सवाल में जीरो हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। खेल लो, क्या कर दिया, क्या कम कर दिया, यही खेलते हैं, एक कम करेगा फिर एक बढ़ाएगा। ठीक है, ये हो गया। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर मतलब क्या। तो मुझे किसी ने पूछा यहां के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, अंदर भी जीरो बाहर भी जीरो, तो क्या हम ताली बजाने के लिए केस कर, फील्ड ही नहीं बन रहा है। सर्कल बनाओ ना बाहर भाई। अगर तुमने आर रेडियस का सर्कल बनाया विच इज आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर के सरफेस के थ्रू ऐसे करंट आई उड़ते हुए जा रहा है, तो बाहर के सर्कल के लूप के अंदर से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना करंट पास हो रहा है, मतलब पूरा ही करंट इसके अंदर से ही पास हो गया, करेक्ट है क्या। तो पहले लिख देते हैं बी डॉट डीएल और म्यू नॉट आई एन क्लोज कर देंगे। अब फॉर्मूला लगा, बी बाहर, डीएल डीएल ऐड किया तो ये किसका लेंथ है, जो लूप हम बनाएंगे उसका ही लेंथ है, ये हमने बनाया लूप, उसका लेंथ हो गया एम्पीरियल लूप। और म्यू नॉट कितना करंट एनक्लोज हो गया। आप देखो, यहां अगर सरफेस पे करंट आई है तो सारे सरफेस में मिला के करंट आई इस लूप के अंदर से ही तो पास कर रहा भाई। आप लोग लूप वूप ये पहचान पा रहे हो। ये लूप किस मटेरियल का बना है, किस मटेरियल का बना है। हाँ, समझ रहे, जैसे टेबल है, टेबल में होल करके एक वायर ऐसे पास हो रहा है, तो टेबल के ऊपर पेन से आपने लूप बना दिया, तो वायर जो पास हो रहा है उसके चारों तरफ एक लूप पेन से बना दोगे, तो वो लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, जो वायर का करंट वो अंदर से पास हो गया, एम्पियर्स लॉ लगा दो। एम्पियर्स लॉ तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन बी क्यों बाहर आता है। बी तब बाहर आता है जब ये शेप ऐसा बनाया जाए जिसका हर पॉइंट सिमिट्री, जैसे सेंटर से जितना दूर ये पॉइंट आ रहा है उतना ही दूर सारे पॉइंट है, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो बाहर ले लिया, कांस्टेंट हो गया इस तरह से। क्या आंसर आया, किसकी तरह दिख रहा है ये, तो हमने बोला ये तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की तरह दिख रहा है। तो सिलेंडर को बाहर से देखोगे तो आपको किसकी तरह फील्ड बनाता दिखेगा, ये तो पहले भी कर चुके हैं भाई। स्फीयर के बाहर चले जाते तो पॉइंट चार्ज हो जाता है, अंदर चले जाते तो फील्ड जीरो हो जाता है। वो सॉल्व मतलब वो कंडक्टर वाला था। ग्राफ बनाए सकत है का, जीरो से आर तक फील्ड जीरो है, सरफेस पे अचानक फील्ड उगेगा, फिर 1/r का फंक्शन है। यही ग्राफ ही पहचानवा देते हैं, यही ग्राफ चार दे देगा, बोलेगा पहचानो कौन सा ग्राफ सही है। समझ रहे हैं, मतलब बहुत अंडर कंट्रोल मामला है, फिर भी लोग बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, कि आए बाएं साएं फालतू की चीजें पढ़े जा रहे हैं और नोट्स में लिखी हुई चीजें याद नहीं है। खतरा यही है ना। कल भी जैसे एक बच्चा कह रहा था कि सर नंबर कम आ रहे हैं टेस्ट में,
वैसा हो सकता है, टेस्ट में नंबर कम आना कोई पाप नहीं है, हो सकता है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन कम आ सकता है। लेकिन तरीका क्या है पकड़ने का? टेस्ट पहले तो मान लो 15 दिन बाद है, और आप 13 दिन बाद पढ़ना स्टार्ट करो टेस्ट के लिए, नंबर कम ही आएगा। दूसरा, 15 दिन बाद टेस्ट है और आप 13, 14, 15 डे क्वेश्चन सॉल्विंग पे टाइम लगाओ, नंबर कम आएंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए कम से कम 1 वीक पहले, मतलब टेस्ट संडे को है, उसके 1 वीक से पहले क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। समझ रहे हो? तो आपको मान लो आगे का टेस्ट दिख रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है, और ऊपर 15 डेज बाद है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस वीक में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नेक्स्ट वीक नहीं। नेक्स्ट वीक केवल रिवाइज करना है वही चीजें जो ऑलरेडी कर चुके, मतलब नोट्स को 10 बार रिवाइज करना है, जितने सवाल नोट्स में सॉल्व किए हुए हैं वो एक एक बार फिर से सॉल्व करके रिवाइज करके देखने हैं, जो क्वेश्चंस हम बुकलेट से सॉल्व कर चुके हैं वो भी सॉल्व कर करके दोबारा दोबारा चेक करने हैं। मतलब टेस्ट में ऐसा होना चाहिए कि जो सवाल आप कर चुके हो वो अगर दिख गया तो फिर दोबारा सॉल्व ना करना पड़े। हम लोग क्या कर रहे हैं, आखिरी दिन सवाल करते हैं और सवालों के पहले नोट्स अच्छे से याद नहीं है, तो उन सवालों में भी स्ट्रगल हो रहा है, और जो स्ट्रगल यहां हो गया वो टेस्ट में भी हो रहा है। तो तैयारी पकड़ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा पहले दबाओ। मतलब मान लो समय या उतना आगे की प्लानिंग नहीं हो रही, तो भी टेस्ट के 2 दिन पहले पे सवाल क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करो, जितना कर चुके हो उन्हीं को बस आखिरी 2 दिन रिवाइज करो। हमारा सारा जो टेस्ट की प्रिपरेशन का कब जगता है? आखिरी 2 दिन। चेक कर लो, नहीं हो रहा? सैटरडे को लगाते हो पूरी ताकत और संडे को सुबह क्या टेस्ट है, देना ही है, पढ़ लेते हैं क्या भाई? तो बार 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 रिवाइज कर रहे हैं, आखिरी मोमेंट लास्ट मोमेंट में नहीं होगा। थोड़ा प्लानिंग के साथ दीजिए, और टेस्ट पे ही फोकस करो, सारी तैयारी टेस्ट टू टेस्ट चलाओ, अपने आप तुम्हारा परफॉर्मेंस बेटर होता जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा प्लानिंग के साथ। समझ रहे? गगन से भी बात करोगे, उसने पिछले साल बात किया था क्या उसने? तुम लोग से कभी बात ही नहीं किया उसने? हाँ यूट्यूब में तो है, लेकिन तुम लोग से कभी बात नहीं हुआ। अभी जुलाई हो गया ना? हाँ तो आने वाला है अभी। अच्छा आ गया है? कब? हाँ तो मुझे, हाँ तो फिर मुझे पता नहीं, बोला तो था फोन करके जुलाई में आ रहा हूँ, लेकिन मुझे डेट याद नहीं थी। उसको बुला लेते हैं कल या परसों या जब भी, तो वो बात करेगा तो सुनना, तो वो वही बताता है कि आप टेस्ट टू टेस्ट ही तैयारी करो, ज्यादा तो फन्ने खा तैयारी की जरूरत नहीं है। टेस्ट आ गया, उसको फोकस करो कि ये टेस्ट में क्या आ रहा है, उसको कितना अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हैं, उसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं वो करो। लेकिन थोड़ा पहले से पढ़ना होगा, लास्ट डे पढ़ के टेस्ट नहीं होता, थोड़ा पहले से, 1 हफ्ते कम से कम, मतलब 2-3 दिन पहले तक खत्म हो जाना चाहिए मामला। फिर आखिरी के 1-2 दिन केवल नोट्स वापस वापस रिवाइज और जो क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगर तुमने डिसाइड किया कि यार टेस्ट में जो आ रहा है उसमें बुकलेट के 100 सवाल है, मतलब हमको अभी ये 100 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने किए नहीं है, और इस चैप्टर का टेस्ट आ रहा, बुकलेट के सवाल बचे हुए हैं, तो पहले इस हफ्ते में तुम वो 100 सवाल निपटाओ, और केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही करो। तो जो सवाल हो गए वो 1 हफ्ते पहले आपने कलेक्टिवली कर लिए, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार रिवाइज करना है, और सॉल्व एग्जाम्पल जो अपने अलग अलग बुक्स में देखे उनको रिवाइज करना है, क्योंकि जो सॉल्व हो चुके हैं वो लास्ट के 2-3 दिन में अच्छे से रिवाइज किए जा सकते, कितने भी सवाल हो, क्योंकि वो तो सॉल्व ही किया आपने। कभी भी अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं करो कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस ये हमेशा के लिए हो गया, वो नहीं होगा, उसको भी 2 से 3 बार तुमको बार बार सोल्यूशन देखना होगा। ऐसे ही नोट्स में भी, अब नोट्स में जो जो भी एग्जाम्पल या हम लोग फॉर्मूले कर रहे हैं, ये एक बार देखोगे नहीं कर पाओगे टेस्ट में, इस पे बेस सवाल भी तुमको करने पड़ेंगे, इसको बार बार यूज भी करना पड़ेगा, 10 बार पढ़ना पड़ेगा, ये लिख के भी देखना पड़ेगा कि यार सिलेंडर का केस आ गया तो सिलेंडर में कौन कौन से केस हैं, एक हॉलो सिलेंडर है, एक फिर सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो में अंदर भी फील्ड पूछ रहे हैं बाहर भी फील्ड, तो आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा। तो केयरफुल रहेंगे, ये धीरे धीरे याद होने लगेगा, फिर भी 4-5 बार देखना पड़ता है। चलो बताओ। सर जो आपने पिछला भी केस कराया हॉलो पाइप का, उसके सरफेस पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड? सरफेस पे ये देखो, समझ गए क्या? यस सर। सरफेस डाइसी होता है, सरफेस एक सरफेस का इनर सरफेस होता है और एक
आउटर होता है, इनर पे 0 है, और अचानक आउटर पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो जाएगा। इसलिए ये फील्ड देखो, ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है ना। हाँ, चलो ये वाला कर लेते हैं। मतलब जो आंसर आ रहा है, जो आंसर दिया है, जिस पे टिक लगा है, उस पे आप एग्री कर रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन है कि नहीं सर सी भी तो हो सकता है? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, सॉलिड वाले का कर लेते हैं। सॉलिड पाइप में लॉन्ग पाइप है भाई हमेशा, है ना, इनफाइनाइट लेंथ है, रेडियस इसका आर है, करंट आई इसमें पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, यहां पे भी मैं यहां पे लिख देता हूं यूनिफॉर्म करंट, ये कितने आर हो गए, डेंसिटी जे। तो करंट मैंने लिख दिया आई और इसका रेडियस लिख दिया आर, तो करंट अपॉन पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो जो टर्म है उसको करंट डेंसिटी जे, याद आ गया। इसके अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा, आर डिस्टेंस, रेडियस आर पे इनसाइड, क्या करें, एक ऐसा एम्पेरियन लूप बनाएं जो आर रेडियस का ही सर्कल हो, बी बाहर आ जाएगा, पूरा लेंथ ऑफ लूप क्या हो जाएगा, और करंट एनक्लोज्ड वाला लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो करंट एनक्लोज्ड है वो इस लूप का ही एनक्लोज करंट निकालना, करंट आई पूरे क्रॉस सेक्शन का था, तो क्या सारा करंट इसी लूप से पास करेगा? समझ गए? तो बड़े सर्कल का करंट आई है और हमें छोटे सर्कल का करंट चाहिए, और एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है, तो हम लोग आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो करंट एनक्लोज आ जाए। आप समझिएगा, यूनिटरी मेथड लगा दिया, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया का करंट आई है और हमें कौन सा वाला रेडियस पे ही चाहिए, आर रेडियस के सर्कल का चाहिए, तो आर रेडियस सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी का आंसर आया म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर। इस आई बाई पाई आर स्क्वायर को जे भी लिख सकते, तो बी का वैल्यू आया म्यू नॉट जे आर बाय 2। अगर वेक्टर में भी लिखना हो तो ये म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय 2। ये दोनों रिजल्ट को अच्छे से याद कर लो भाई। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है अपने एनसीईआरटी में, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी आउटसाइड, तो आउटसाइड पूछेंगे, आर डिस्टेंस पे क्या करना चाहिए, वही का सर्कल बना लेते हैं, इसको भी कौन सा लूप कह देते हैं, एम्पीरियन लूप, ये भी वही है, जो बी डॉट डीएल में लूप का ही लेंथ लिख देते हैं, लेकिन करंट एनक्लोज लिखेंगे तो पूरा करंट आई ही एनक्लोज हो जाएगा। क्या बात समझ गए? ये भी हमने गॉस लॉ में देखा था कि जितना चार्ज एनक्लोज निकालना होता था तो उसमें 2 रेडियस की लड़ाई है, जो छोटा रेडियस है उसी पे चार्ज ले लो। जैसे अगर 5 मीटर का स्फीयर है और 3 मीटर पे फील्ड चाहिए तो 3 मीटर का ही चार्ज चाहिए, लेकिन 5 मीटर के स्फीयर में चार्ज है और 7 मीटर पे फील्ड चाहिए तो 5 मीटर का ही चार्ज निकालेंगे। कुछ याद आया क्या? यहां पर भी सिमिलरली, अगर आर रेडियस से अब तुम बाहर चले गए हो तो स्मॉल और कैपिटल आर में कौन सा नंबर छोटा दिख रहा है, कैपिटल आर का ही करंट लिखोगे, और अगर अंदर हो तो समझ गए ना, जो छोटा रेडियस है उसी का करंट निकालना है आपको।
तो ये इंटीग्रेशन, अगर जैसे वेरिएबल वाला में इंटीग्रेशन करते तो हमेशा दो में से छोटा, तो यहां पे लिखा हुआ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, कौन सा नंबर छोटा हो गया? तो अगर मैं करंट निकालूं कहां तक, तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? तो कैपिटल आर का फील्ड करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉलर देन कैपिटल आर लिखा है, तो स्मॉल आर तक का ही करंट, तो स्मॉल आर एरिया का ही करंट लिया है। तो ये तो सिंपल है, आंसर हो गया म्यू नॉट आई बाय 2πr। बट इसको थोड़ा याद भी कर लेते हैं जे के टर्म्स में, तो आई की जगह लिख दिया जे इंटू पाई आर स्क्वायर, तो जे इंटू आर स्क्वायर बाय 2r। ये दो रिजल्ट याद रखने, भाई दोनों याद रखने, आई के टर्म्स में भी और जे के टर्म्स। अभी एक सवाल कराता हूं, एडवांस में है वो सवाल है, उसमें जे के टर्म्स में आंसर पूछ रहा है, आई के टर्म्स में भी याद रखना है, जे के टर्म्स में भी याद रखना है। लेकिन थोड़ा अगर रियलाइज करोगे तो आपका आइडिया लग जाएगा कि बाहर का फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अंदर का फील्ड, मतलब अंदर ग्राफ का शेप कैसे दिखने वाला है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और बाहर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसा तो स्फीयर के फील्ड में भी ऐसे ही आता, अंदर ऐसा स्ट्रेट चलता था, बाहर 1/r स्क्वायर। सिलेंडर का फील्ड भी ऐसे ही चलता, अंदर स्ट्रेट बाहर 1/r। समझ गए क्या? ग्राफ बना लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस r, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल नहीं दिख रहा है क्या? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, लेकिन वो जो कोना बनता है वहां पे कोना बन गया तो नॉन डिफरेंशिएबल। ये मैथ्स वालों को ज्यादा यूज होता है, तो मैथ्स वाले जो हैं उनको समझ में आ गया क्या? कैमरे में, कैमरे कैमरे बोलो भाई। अनन्या सिंह, कई बच्चे मैथ्स के हैं, ये पढ़ लिया मैथ्स में क्या? अरे कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सब सो गए क्या? अच्छा, ये जो ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हैं बड़े असूल के पक्के बच्चे हैं, जैसे तुम लोग भी हो, कि अगर 7 बजा फिर नहीं पढ़ते, है ना? मैंने देखा तुम लोगों की क्लास में भी एकदम वक्त के पाबंद, आते हुए 10 मिनट लेट हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जाने का टाइम बिल्कुल फिक्स, पत्थर की लकीर, 6:55 पे दुकान समेटने लगते हो। चलो जी चलो। ऑनलाइन में भी ऐसे जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो जिनका बिल्कुल फिक्स है, जैसे अगर 15 है, जैसे ही 7 बजा 5 रह जा, ठीक, उनका एकदम लगा हुआ है। तो ये हो गया ना। एक एक केस कैविटी वाला कर ले रहे हैं, वैसे तो इसमें कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, क्योंकि कैविटी वाले केस में क्या होता है कि फील्ड जो है एक बड़े सिलेंडर के अंदर सिलिंड्रिकल कैविटी बना देंगे, तो पुराना वाला लॉजिक काम करेगा कि अगर कैविटी किसी सिलेंडर में है और हमें फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि अगर कैविटी नहीं होती और पूरा सिलेंडर होता तो उसका फील्ड निकाल लेंगे। और कैविटी वाला जो छोटा सिलेंडर है, कैविटी कैसे बनाई होगी? पूरे सॉलिड सिलेंडर में छोटा सिलेंडर हटा के फेंक दिया, तो पूरे सिलेंडर की फील्ड में से वो छोटे सिलेंडर की फील्ड हटा के निकाल देंगे, यही तो तरीका है। तो ये बड़ा लॉजिकल प्रोसेस है, इसमें 2 एग्जाम्पल कर ले रहे हैं। ये एक सिलेंडर के अंदर लॉन्ग सिलेंडर है और उसके अंदर कैविटी भी बिल्कुल लेंथ के पैरेलल चल रही, लेकिन आपको दोनों के एक्सिस का सेपरेशन दिख रहा है। ये सेपरेशन का सिंबल क्या है? ए है। ये देखो कहीं से याद आ गया है कि ये केस हम कर चुके हैं, जब स्फीयर में स्फेरिकल कैविटी बनाते थे तो एक होता था स्फीयर का सेंटर और एक होता था, और दोनों के सेंटर के बीच का गैप
इसको ऊपर से देख रहे, ये यहां पे सॉलिड है, इतना पार्ट सॉलिड है, और ये क्या जगह है, ये हॉलो हो गए, समझ गए क्या? अच्छा, तो अगर सामने से देखे तो ये ऐसा दिख रहा है, दिखा? इसमें ही करंट फ्लो कर रहा है, करंट डेंसिटी जे का, तो करंट डेंसिटी जे, यहां पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, करंट डेंसिटी जे। ये सेंटर कैविटी का हो गया, ये सिलेंडर का हो गया, दोनों के बीच का गैप ए हो गया। सवाल पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, अब दो सब केस वन है, तो पूछा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी। तो इनसाइड द कैविटी कोई पॉइंट लेंगे तो वो बड़े सिलेंडर के अंदर है कि बाहर, और छोटे सिलेंडर के अंदर है कि बाहर, दोनों के ही इनसाइड वाला पॉइंट हो गया, तो दोनों के लिए इनसाइड वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला? अरे जे दिया हुआ था ना सवाल में, तो कौन सा वाला यूज करेंगे? म्यू नॉट जे आर बाई टू। और बाहर चले जाते तो, यानी दोनों सिलेंडर के बाहर वाली जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पूछेंगे, तो जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो आप बोलेंगे भाई इसके लिए भी म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाई टू आर, और इसके लिए म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाई टू आर। कुछ सेंस बना क्या? तो कैपिटल आर और स्मॉल आर को पहचाने आपको, कैपिटल आर रेडियस होता है और स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है, ठीक है। लेकिन अभी कहां पे पूछा है? कैविटी के अंदर। तो कैविटी में ये C1 से R1 डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, और C2 से R2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, और C1 से C2 का जो गैप है वो A है। तो हमने जो फील्ड निकालना है रिमेनिंग वाला निकालना है। रिमेनिंग के लिए हम लिखते हैं कि टोटल वाला फील्ड निकाल के उसमें से जो रिमूव्ड वाला पार्ट है उसका फील्ड भी रिमूव्ड कर दें, समझ गए? तो टोटल वाला फील्ड आया म्यू नॉट जे क्रॉस R1/2, और उसमें से माइनस कर दिया म्यू नॉट जे क्रॉस R2/2। अब म्यू नॉट J/2 कॉमन ले लिया, तो क्रॉस बचा अंदर R1, R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा वेक्टर ट्राइंगल, तो म्यू नॉट जे क्रॉस A/2। ये आया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बस म्यू नॉट जे A/2। लेकिन ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आप देखो, ये मान लो करंट आउटवर्ड आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो थंब को ऐसे ऊपर रखो और राइट हैंड के फिंगर्स को C2 पे देखो कहां की किस तरफ घूम रहा है। नहीं, ऐसे थंब रखा और ऐसा राइट C2 की तरफ ले गए और मोड़ा, तो ये ऊपर की तरफ मुड़ गया, नीचे की तरफ। तो जिस जगह पर चाहिए उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा। तो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हर जगह यूनिफॉर्म है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्फीयर और सिलेंडर में भी ऐसे ही रिजल्ट आया था, ρA/3 एप्सिलॉन नॉट आया था। आप लोग रिवाइज करेंगे तो दिखेगा। एक एग्जांपल करता हूं, मान लो एक सिलेंडर है जिसका रेडियस R1 है, और एक कैविटी है और इस कैविटी वाले सिलेंडर का रेडियस R2 है, और यहां से R1 और इससे R2 डिस्टेंस पे यहां P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। खेल समझ गए क्या हुआ? बड़ा सिलेंडर का रेडियस R1 है, बड़े सिलेंडर के सेंटर से P पॉइंट स्मॉल R1 डिस्टेंस पे है, छोटा सिलेंडर का रेडियस और उसके सेंटर से R2 डिस्टेंस पे, ठीक है ना? R1 का R1, R2 का R2 है। क्वेश्चन पूछा है P पॉइंट पे फील्ड बताओ, तो बताइए हमको रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है? टोटल में से रिमूव्ड वाले पार्ट की फील्ड भी माइनस कर दो, म्यू नॉट जे R1² बाय म्यू नॉट जे। कुछ समझे क्या?
कि बाहर वाले रिजल्ट क्यों यूज किए, क्योंकि बाहर पॉइंट पी बाहर है। अगर ये पॉइंट पी यहां बना दे तो, हाँ, C1 वाले की वजह से इनसाइड वाला फॉर्मूला म्यू नॉट जे आर बाई टू वाला लगाएंगे, और बाहर बड़े वाला जो, सॉरी छोटा वाला सिलेंडर पतला, उसके लिए आउटसाइड वाला। तो वो फॉर्मूले हैं, उसको यूज करेंगे। एक क्वेश्चन अभी है आगे, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सब लोग सॉल्व करना। अच्छा अच्छा, चलो पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सवाल है कि एक लॉन्ग सिलेंडर है जिसमें R/2 तक हॉलो है। यानी 0 से R/2 तक खाली जगह है, और सिलेंडर कहां, थिकनेस क्या है, R/2 से R सिलेंडर है। कुछ समझे क्या? मोटा पाइप है, हॉलो सिलेंडर, समझ गए? सर एक बार आप पिछली स्लाइड दिखा देंगे, कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है सर। ये मैंने मान लो जनरल एक रिजल्ट लिखा बाहर के किसी पॉइंट के लिए, लेकिन बाहर के किसी पॉइंट के लिए रिजल्ट लिखने के लिए हमने दोनों के बाहर वाले रिजल्ट को लिख के सब्ट्रैक्ट कर दिया। यही तो तरीका आ रहा है। यस सर, ठीक है सर। हाँ, सी या डी में से कोई एक सही है। ऑप्शन दिया है आंसर डी, तो सही कौन सा होगा? डी। हाँ, थोड़ा दिमाग भी लगाओ, दिमाग भी लगाना होता है, दिमाग वरना पड़े पड़े जंग लग जाता है। तो थोड़ा घुटने पे जोर दो, लगाओ बेटा, बोलो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, पहले तो ये सोचिए, पहले फोटो फोटो बनाते, अगर एक इसका फोटो बनाए तो क्या दिखेगा? ऐसे दिखना चाहिए। R/2 तक खाली जगह है, यहां पर करंट है, दिख रहा है क्या? कहां से कहां तक करंट है? R/2 से R तक करंट है। तो बोलो, अगर R/2 के अंदर कहीं पर सर्कल बनाएंगे तो करंट एनक्लोज्ड कितना दिखेगा? 0। कहां तक 0 ही दिखेगा। और R/2 पे कितना दिखेगा? वहां पर भी 0 ही दिखेगा। मतलब R/2 से जस्ट अंदर जाएंगे तो फील्ड सडनली नहीं उग सकता। क्यों? क्योंकि R/2 पर भी सर्कल बनाओगे तो भी एनक्लोज करंट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। समझे क्या? तो ग्राफ कहां से ही उगेगा? 0 से ही उगेगा, सडनली ऊपर से नहीं उग सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो एनक्लोज्ड करंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीजिंग। तो मुझे ये तो पता चल रहा है कि ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से R/2 तक 0 है। बट ये तीन ग्राफ अभी थोड़ा पहले इंस्टेंस में तो यही लगते कि ये तीन में से कोई भी सही हो सकता है। बट एक ही ग्राफ है जो R/2 पे 0 से उगा रहा है। जैसे ही आप R/2 से अंदर जाएंगे तो करंट ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, सडनली इंक्रीज नहीं हो रहा। फिर भी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अंदर फील्ड स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन तब दिख रहा है जब पूरा सॉलिड था, हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं है। उसको देखो, लॉजिक समझना। अगर मैंने यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके एक एम्पीरियन लूप बनाया, तो उसके अंदर से पास होने वाला करंट निकालने के लिए हमें क्या ये साइड इतना ही एरिया लेना पड़ेगा, कि R/2 तक का भी एरिया ले लेंगे? यही लेंगे ना। अच्छा, तो बताओ मुझे, B इंटू आगे क्या लिखें? अरे ये जो लूप हमने बना उसका लेंथ लिखो ना लल्लुओं। 2 पाई, लेफ्ट साइड में तो यही रहता, B इंटू 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट। अब करंट एनक्लोज लिखना है। करंट डेंसिटी को मैं मान लेता हूं J, तो J इंटू एरिया लिखना है वो जिससे एनक्लोज्ड करंट हमें चाहिए। क्या ये जो शेडेड वाला एरिया है ये लिख सकते हैं? बताओ। पाई पाई, ये क्या लिखा समझे?
समझ गए? नहीं, नहीं समझे? अरे r/2 रेडियस के खाली जगह के बाद ये r रेडियस का सर्कल है और ये r/2 रेडियस का सर्कल है, और मैं कहता हूं इतना एरिया कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। तो वही तो किया है, हो गया। ठीक है, चलो अब बताओ, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो बी का आंसर आया μ0j पाई बाहर r² - r²/4 डिवाइडेड बाय पाई, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मुश्किल हो गया लग रहा है? तो बताइए, इस रिजल्ट में स्मॉल r की जगह r/2 रखे तो क्या आएगा? समझ गए ना? r/2 के अंदर तो ये काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि r/2 के अंदर का तो रिजल्ट ही नहीं है। ये रिजल्ट कहां से स्टार्ट होगा? r/2 से कैपिटल R के बीच में चलेगा, लेकिन r/2 डालने पे आंसर क्या आएगा? तो ग्राफ r/2 पे कहां से स्टार्ट होगा? तो ये कौन सा ग्राफ है जो r/2 पे 0 से स्टार्ट है? एक ही ग्राफ है 0 से स्टार्ट होगा। समझ गए ना? तो कंफ्यूजन हटाने के लिए उन्होंने बाकी ग्राफ को 0 से स्टार्ट ही नहीं किया। दूसरा पंगा, इसमें ऊपर स्क्वायर बना है, नीचे r बना है, लीनियर फंक्शन नहीं है, मतलब mx प्लस c नहीं, लीनियर फंक्शन नहीं। ऐसे नहीं कहना सर r से r काट देंगे लीनियर हो गया, लीनियर नहीं हुआ। ये r² - r² है, उसको r से डिवाइड करोगे तो ये लीनियर, और ये 1/r का ही बन जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सी आर का ही फंक्शन केवल एक ही बार आर ऊपर होता तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाता। तो पिछली बार μ0 कर रहे थे तो आर केवल ऊपर आया था, तो आया था यहाँ पे πr² माइनस हो गया, तो ये r से r कट जाएगा क्या? तो ये फंक्शन सिंपल स्ट्रेट लाइन फंक्शन, ये r/2 नहीं होता तो r से r कट जाता, μ0 आ जाता, तो तब था स्ट्रेट लाइन, अब नहीं है। तो मतलब अगर ये ऐसे भी दे देते और फिर ऐसे बना देते तो भी आप कहते भाई स्ट्रेट लाइन का फंक्शन नहीं है, कर्वेचर वाला है। तो इनमें से जो ग्राफ कर्वेचर दिखाएगा बस वही कर्व बनेगा। बहुत अलग अलग सोचना है बस इसमें। बोल रहा है एक लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है जिसका रेडियस r है। एक लॉन्ग हॉलो सिलेंडर मैंने इमेजिन कर लिया जिसका रेडियस r है, r रेडियस का सिलेंडर हो गया। ठीक बात है। हॉलो सिलेंडर है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बोलोगे, कैसा होगा? इनसाइड में क्या होगा? 0 होगा। और आउटसाइड में होगा कि नहीं होगा? μ0I/2πr होगा। लेकिन शेप कैसा होगा, मतलब कैसे फील्ड लाइंस दिखेंगे? इनफाइनाइट वायर के फील्ड का कैसा शेप होता है? हाँ, इनफाइनाइट वायर के फील्ड का शेप कैसा होता है? तो आप बोलेंगे इसके चारों तरफ सर्कल सर्कल बनते हुए दिखने चाहिए। ये किसका फील्ड बनाया है? पाइप का। फिर पाइप में करंट सीधा चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल राउंड बनाता हुआ चलेगा, सर्कल। खेल समझ गए? दूसरा फोटो क्या बोल रहा है? दूसरा क्या चीज है यहाँ पे? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को अलग सोचते हैं, सोलेनॉइड कर रहे हैं तो फिर पाइप को नहीं सोचेंगे। ठीक है, सोलेनॉइड कितने रेडियस का दिया हुआ है? 2r रेडियस का एक सोलेनॉइड, बाद में सोलेनॉइड के इसी के ऊपर रख देंगे। ठीक है, लेकिन सोलेनॉइड में करंट ऐसे गोल घूमता है, करंट ऐसे गोल घूमता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलता है? सॉरी, नहीं, अरे लॉन्ग सोलेनॉइड है, ऐसे निकालना नहीं है अभी, अंदर बोल। अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग पैरेलल टू एक्सिस चलता है। अंदर कहां पे चलता है? पैरेलल चलता है। किस जगह होता है? अंदर होता है कि मतलब सब जगह होता है कि बीच बीच में कहीं कहीं होता है? पूरी जगह पे है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बाहर क्या होता है? बाहर साइड साइड में क्या होगा?
अब इसको उठा के यहां रखना है, बस सवाल आ जाएगा सॉल्व। बताओ, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है रीजन स्मॉल आर 0 टू कैपिटल आर के बीच में द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो। 0 टू कैपिटल आर के बीच में सोलेनॉइड का फील्ड है कि नहीं है? कहां पे है, मतलब किस रीजन में है? 0 से 2r तक है, 0 से 2r तक है। और पाइप का किधर 0 से 2r में है? मतलब चलो ऐसा बोलते 0 से r में है क्या सोलेनॉइड का, सॉरी पाइप का फील्ड? 0 से r में पाइपवा 0 से r में पाइप का फील्ड नहीं है, लेकिन क्या 0 से r में सोलेनॉइड का फील्ड है? सोलेनॉइड का तो 0 से 2r तक है, 0 से r में भी है। तो 0 से r में किसका फील्ड है? तो फील्ड 0 होगा क्या? नॉन जीरो होगा, मतलब ये ऑप्शन में लिखा है फील्ड नॉन जीरो है, तो सही ऑप्शन हो गया। बोलिए, ठीक है। फिर दूसरा रीजन बोला r से 2r में। r से 2r में किसका फील्ड है? r से 2r में पाइप का फील्ड r से 2r में है। पाइप का 0 से r नहीं था, लेकिन r से आगे हर जगह। और 0 से 2r में सोलेनॉइड का है, तो r से 2r में भी सोलेनॉइड का भी होगा। तो लिखा हुआ है इन द रीजन r से 2r द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग कॉमन एक्सिस। गलत क्यों है? क्योंकि r से 2r में कितने मैग्नेटिक फील्ड हैं? 2 मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक एक्सिस के अलोंग है और दूसरा सर्कल बना रहा है, तो उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में होगा, वो कभी भी केवल एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, उसमें तो दूसरा फील्ड ऐड होगा ना, तो रिजल्टेंट तो अलग हो जाएगा। करेक्ट है क्या? तो क्या सेकंड ऑप्शन गलत हो गया? अगर सेकंड ऑप्शन सही करना हो तो रीजन क्या दिया होना चाहिए, मतलब कौन से स्पेस में कॉमन एक्सिस होना चाहिए? 0 से r में कॉमन एक्सिस के पैरेलल फील्ड होगा, ये कैसे पता? क्योंकि केवल सोलेनॉइड का फील्ड 0 से r में होगा, पाइप का होगा ही नहीं, तो केवल सोलेनॉइड का कॉमन एक्सिस होगा। करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा हुआ r से 2r में मैग्नेटिक फील्ड केवल टेंजेंशियल टू सर्कल ऑफ रेडियस r है। r से 2r में दोनों के फील्ड है, तो एक्सिस वाला भी है और सर्कल वाला भी है, तो दोनों फील्ड का रिजल्टेंट बनेगा। तो केवल सर्कल बोलना भी गलत हो गया, केवल एक्सिस बोलना भी गलत हो गया। करेक्ट है क्या? अगर सी ऑप्शन को सही करना हो तो क्या रीजन हो, मतलब कौन सा स्पेस में बोलना पड़ेगा? व्हाट शुड बी द रीजन? 2r से बाहर की जगह, 2r से बाहर में कौन है, किसका फील्ड होगा? पाइप का फील्ड होगा, लेकिन 2r से बाहर सोलेनॉइड का फील्ड, तो पाइप का फील्ड का शेप क्या है? तो 2r से बाहर जाओगे तो सर्कल बनते रहेंगे, लेकिन 2r से बाहर चले गए तो सोलेनॉइड कुछ नहीं बनाएगा, तो केवल सर्कल ही सर्कल दिखेगा 2r से बाहर। अगर इसमें लिखा होता स्मॉल r ग्रेटर देन 2r, तो क्या आंसर हो जाता? सी वाला सही हो जाता है। सेंस बना क्या? डी वाला सही क्यों है? क्योंकि 2r से बाहर चले जाएंगे तो सोलेनॉइड नहीं बनाएगा, लेकिन पाइप तो बनाता रहेगा, तो पाइप का फील्ड है, इसका मतलब नेट फील्ड 0। नेट फील्ड कहां 0 है? कहीं भी 0 नहीं है, कहीं भी 0 नहीं है, इस सवाल में कहीं भी 0 नहीं है। समझ गए क्या? बहुत सॉल्व करना पड़ा क्या? केवल इमेजिनेशन भी काम है, एडवांस का सवाल है, समझ में कुछ सॉल्विंग भी नहीं है। कोई ये भी नहीं कहता यार सर इतने लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिए, लेकिन अगर इमेजिन कर रहे हो तो हो जाएगा आपसे। इमेजिन हो पा रहा है? बहुत रटना भी नहीं पड़ता है, आराम से हो जा रहा है। पंगेबाजी ये होती बस एडवांस में की, कोई पंगेबाजी भी नहीं है। मल्टीपल करेक्ट है, अगर आपने मतलब सही सारे ऑप्शन पढ़ के और बिल्कुल सही तरीके से सोच के उसका आंसर सही लिखना होता है, तो एक भी अगर मिस हो गया तो माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है ना? अधूरा सही किया तो अधूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन कोई गलत ऑप्शन मार्क
जैसे इसमें बी और सी में कुछ मार्क कर दिया तो माइनस मिल जाएगा, -1। लेकिन अगर बी और सी मार्क नहीं किया और केवल ए ही मार्क कर दिया, हाँ, तो वो उस एक ऑप्शन एक नंबर मिल जाएगा। डिपेंड करता है कितने का एक ऑप्शन है, वो हर साल बदल देते हैं। तो आधे नंबर का है तो आधा मिलेगा, अगर एक नंबर का है तो एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर दोनों सही मार्क कर दिए तो फिर वो 4 नंबर मिल जाएंगे। या डिपेंड करता है कितने का है, मोस्टली 4 का। A cylinder cavity of diameter A exists inside a cylinder of diameter 2A as shown in the figure. बड़े सिलेंडर में एक कैविटी है, दिख रहा है क्या? इस फोटो को देख के बताओ कि यहाँ पे C1 लिख देता हूं, यहाँ C2, C1 लिख देता हूं, यहाँ C2 लिख देता हूं। छोटे सिलेंडर का रेडियस कितना है? A/2। बड़े सिलेंडर का रेडियस कितना है? कंफ्यूज नहीं होना, A ही है, ये A है, ये A/2 है, ठीक है। पॉइंट P पर फील्ड पूछा गया है। पॉइंट P जो फील्ड है वो कैसा पॉइंट लग रहा है आपको? C1 C2 दो बोल दो। C1 वाले जो सरफेस, दोनों जगह बोल सकते हो। सरफेस में तुम इनसाइड भी बोल सकते हो, और क्योंकि सरफेस तो सरफेस ही है, वो दोनों फॉर्मूले काम करते हैं उसमें, तो सरफेस के लिए कोई भेदभाव नहीं, दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा दो, सरफेस पे काम करता है। लेकिन C2 के लिए आउटसाइड वाला, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया कि एक का रेडियस, इसका रेडियस को लिख दिया R1, इसको रेडियस को लिख देंगे R2। इसके सेंटर से कितना दूर है? R1, और इसके सेंटर से दूर है R2। अब मैं वैल्यू अलग अलग लिख रहा हूं, तो बताओ R1 का वैल्यू इस फोटो के हिसाब से कितना है, और R2 का वैल्यू कितना है, और स्मॉल r1 का वैल्यू कितना है, और स्मॉल r2 का वैल्यू कितना है? 3a/2। दिखा क्या? C2 के सेंटर से a + a/2। अब दो वैल्यूज लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड? क्यों? हाँ, कैविटी वाला सवाल सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि पूरे सिलेंडर में से कैविटी वाला मतलब हटाएंगे छोटा तभी तो कैविटी बना होगा। समझ गए क्या? तो फिर हम लोग लिखते हैं कि रिमेनिंग वाला फील्ड निकालना है इक्वल टू, फिर टोटल फील्ड में से एक फील्ड रिमूव कर दिया। चलो बताओ, फॉर्मूला तुम बाहर वाला ही रख दो तो भी ठीक है, अंदर वाला लिखना है वो भी ठीक है, क्योंकि C2 वाला बाहर वाला ही लिख रहे हैं तो C1 वाला भी बाहर वाला ही लिख देते हैं। बोलो बाहर के लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा था? थोड़ा पीछे पलट के देख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला आउटसाइड वाला था, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R में μ0J r²/2r। ये रख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू μ0J। बोलो बड़े सिलेंडर का रेडियस कितना है? वैल्यू आप लोग बोलो भाई। तो यहां पे रेडियस लिख दिया और यहां पे डिस्टेंस लिख दिया। डिस्टेंस भी यही है, इसलिए सरफेस के रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए से काटोगे तो ये μ0J r/2 जैसा रिजल्ट दिखेगा। तो इनसाइड आउटसाइड सेम आंसर, माइनस μ0J। अब ये जो छोटा सिलेंडर है इसका रेडियस कितना है? तो ऊपर रेडियस लिखना, नीचे सेंटर से डिस्टेंस। यहां पे क्या लिख दिया? a²/4 अपॉन 2 इंटू सेंटर से डिस्टेंस आया 3a/2। ये कैंसिल कर दिया, 4 नीचे चला जाएगा तो ये 12 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर 1/12, और ये 1/2 है नीचे, यानी 6/12 है। तो ये 6/12 है और ये 1/12 है। 6/12 माइनस 1/12, तो 5 μ0JA/12। क्वेश्चन में आंसर बोल रहा है इतना आ रहा है। हो गया सर, बहुत मुश्किल सवाल है। फॉर्मूला अगर है तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो हालांकि मतलब ये कैविटी एविटी वाले सवाल थोड़े कम ही पूछे जाते हैं, मतलब नीट में तो बहुत ही कम आते हैं, मेंस में भी अब नहीं आते, लेकिन एक आध सवाल करके देख लेना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा नॉर्मल है कि बड़े ऑब्जेक्ट में छोटा ऑब्जेक्ट हटा दो तो
तो ये पुराना ही कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो हर चैप्टर में आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, सेंटर ऑफ मास में, हर जगह आता है। तो सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है। देखो आपको ऐसा दिख रहा है कि छोटा जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है, छोटा मतलब कैविटी जो बना उसका रेडियस कितना है, और r/2 नहीं है, r/2 है, आर ही ले लो उसका, सिलेंडर का, छोटे सिलेंडर का रेडियस आर है, बड़े सिलेंडर का रेडियस क्या है, 4r है। फोटो देखेंगे, ये यहां 4r लिखा है और यहां पे r लिखा है। इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में कितना गैप है, 2r। ये वाला गैप 2r दिया हुआ, यहां से सेंटर का गैप 2r, ठीक है। तो मैं यहां पे r है, ये छोटे वाले का रेडियस है, ये 4r है, ये बड़े वाले का रेडियस है, और दोनों के सेंटर के बीच में गैप कितना दिया है, 2r। पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें। पॉइंट ए बाहर गया अंदर गया, दोनों के बाहर, बाहर अंदर गया, दोनों के बाहर है। तो बड़े सिलेंडर से कितना दूर है पॉइंट ए, कितना, और छोटे सिलेंडर के यानी कैविटी के सेंटर से कितना दूर है, समझ गए क्या, 2r क्यों दिया समझ में। तो बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस भी दिया है और सेंटर से डिस्टेंस भी दिया है, छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस भी दिया है, सेंटर से डिस्टेंस भी दिया है। तो दोनों फॉर्मूले में r²/2r, r²/2r में रेडियस और डिस्टेंस, रेडियस डिस्टेंस रखेंगे, माइनस करेंगे, आंसर आएगा। ऐसे ही बी पॉइंट पे निकालना होगा तो क्या करना चाहिए, तो ये बी पॉइंट कैसा पॉइंट हो गया, हाँ बड़े सिलेंडर के इनसाइड वाला। तो बड़े सिलेंडर के लिए फॉर्मूला अलग चलेगा, μ0 वाला, और छोटे सिलेंडर के लिए μ0 r²/2r²/2। मतलब प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। ये सवाल भी देख लेते हैं, पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होता है, सरफेस पे होता है, उसके बाद फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। ये सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पूछे तो आप करंट में ऐसे थंब रखोगे तो इसके ऊपर वाली जगह पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा और नीचे के रीजन पे इनवर्ड बनने लगेगा। बोल रहा है एक अलग से भी मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड इन द स्पेस। मतलब अलग से कोई मैग्नेट रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड बी बना रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड बी किधर बना रहा है, हर जगह इनटू द प्लेन बना रहा है। तो आप थोड़ा इमेजिन कर लिया आपने कि एक फील्ड हर जगह ऐसे इनटू द प्लेन है, और एक वायर का फील्ड है जो कहीं पर आउट ऑफ द प्लेन भी है और कहीं पर, तो जहां पर दोनों इनटू द प्लेन हो जाएंगे वहां पे रिजल्टेंट सबसे ज्यादा आ जाएगा, और जहां पे अपोजिट हो जाएंगे वहां पे मिनिमम भी आ सकता है। लेकिन मिनिमम के दो ऑप्शन बनेंगे। लेट्स ट्राई। अगर मैं यहां पे एक पॉइंट नंबर 1 ले लेता हूं और सरफेस के जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे पॉइंट नंबर 2, क्योंकि सरफेस पे ही मैक्सिमम है, तो क्या वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या पाइप की वजह से मैग्नेटिक, सॉरी सॉलिड सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखे तो μ0I सरफेस पे चाहिए, देखो कैपिटल आर लिख दिया, μ0I/2πr, ठीक है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है। तो हम लोग अगर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो क्या लिख देंगे, बी प्लस 2πr, ऐसा हो गया। ये किस पॉइंट पर मिलेगा, हाँ पॉइंट नंबर 2 पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि थंब ऐसा रखा तो राइट हैंड के फिंगर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं इनटू द प्लेन, और ऊपर वाले पॉइंट पे जा रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन।
तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड अगर 1 पे लिखा जाए तो कितना हो सकता है? अब इसमें कोई वैल्यू तो दिया नहीं, तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते कि आंसर में किसको माइनस करना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है दो वेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो यहाँ पे आंसर मिनिमम और वहां मैक्सिमम है, यानी बी में से कुछ आंसर सब्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन ये आंसर गड़बड़ हो सकता है क्योंकि वैल्यू नहीं दिया। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर गेटिंग मिनिमम आंसर इन दिस एग्जांपल, क्योंकि वैल्यू नहीं दिया है। अब बताओ, अगर ये बड़ा हुआ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो ये डिफरेंस एक्चुअली म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर माइनस भी हो सकता है। और ये वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, जैसे मान लो इसका वैल्यू 500 हो और इसका वैल्यू 100 हो, 500 है ये और ये 100 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? और यहां पे मैक्सिमम आंसर क्या आएगा? 600। मतलब ऐसा लगेगा यहां 600 है और वहां पे क्या दिखेगा? 400। लेकिन वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से 0 होता है। तो यहां पे एक ऐसी डॉटेड लाइन बनी हुई है जो सेंटर ऑफ द वायर है, वहां पे वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मतलब जिसको मैं बोल रहा हूं 400, कितना 400 बोला? 500 बोला, 500 यहां पे बोला, या इसको 500 बोला और इसको, तो मिनिमम आंसर हमें लग रहा 400। लेकिन वायर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर की वजह से 0 बनता है, यानी जिसको मैं 500 बोल रहा हूं वो सेंटर पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 100 माइनस 0 करेंगे तो सेंटर पे क्या बनेगी? तो क्योंकि हमको इंडिविजुअल वैल्यूज पता नहीं है, तो मिनिमम आंसर सेंटर पे भी आ सकता है, क्योंकि सेंटर पे, ये पॉइंट नंबर 3 लिख देता हूं, तो 3 पे पॉसिबल वैल्यू क्या बन रही है? अब देखो यहां पे 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन है और यहां पे एक नंबर 0 हो गया, तो मुझे क्या पता है कि ये सब्ट्रैक्ट होके कितना, समझ गए ना? ये तो आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि बी बड़ा है तो बी में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर किसी नंबर से माइनस करेंगे तो ये नंबर तो बी से छोटा ही आएगा। लेकिन अगर ये बड़ा हुआ तो, और ये काफी बड़ा हुआ तो इनका डिफरेंस बी से बड़ा छोटा भी आ सकता है या बड़ा भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेंस बना क्या बोल रहा हूं? सो देयर मे बी दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ऐसा लिख दें कि बी इज ग्रेटर देन म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो फिर ये वाला आंसर ही मिनिमम आंसर हो जाएगा। समझे क्या? तो इफ लिख देते हैं। तो बी मिनिमम का नेगेटिव भी आंसर हो सकता है। हाँ जी, नेगेटिव भी आंसर हो सकता है ना? हाँ, लेकिन समेट दिया दुकान। अच्छा बी नहीं, नेगेटिव, देखो ये तो वेक्टर क्वांटिटी ना, इसमें जो भी मिनिमम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। समझे क्या? वेक्टर में मैग्नीट्यूड को कभी नेगेटिव नहीं लिखना है, मतलब वो हम लोग नेगेटिव नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सब मॉड ही रहता है। ये कौन सा बड़ा उसमें से छोटा माइनस कर रहे हैं, तो ये मत कहना सर नेगेटिव इसका लिख दे तो आंसर मिनिमम हो जाएगा। वेक्टर में नेगेटिव कुछ नहीं होता, वेक्टर में वैल्यू ही मैक्सिमम या मिनिमम बनाते हैं ना, वैल्यू ही तो होता है, और वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जैसे मेरी कोई चॉइस बची है। सर हाँ जी, सर डाउट था एक मिनट, क्या कह रहे हो? अरे ये क्या बोल रहा है? डाउट है हाँ बोलो। सर, भेज दे रहे व्हाट्सएप। भेज दो। भेज दिया सर। कितना अंधेरे में पढ़ रही थी, कैसा फोटो खींचे हो? एक मिनट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कॉम्बिनेशन। हाँ, तो ये देखो हमने एक बार पढ़ा हुआ है, शायद आपको याद नहीं।
जैसे एक ये कितना चार्ज है, 2q है, तो तुम्हारे पास दो चॉइस हैं। एक इन दोनों का मिला के -2q यहां बना सकते हो इनके मिड पॉइंट पे, तो यहां पे बना दिया मिड पॉइंट पे। तो +2q और -2q के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो a/√2 आ जाएगा, ये 45 डिग्री पे चला जाएगा। तो a का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये a/√2 ऐसे हो जाएगा। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। यहां पे देखो दो तरीके बता रहा हूं, ये -q है, ये -q है, और यहाँ पे +2q है। तो आपने बोला ये जो माइनस वाले चार्ज है इनको सेंटर ऑफ मास पे रख दो, तो इनका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये यहां पे -2q रख दिया। अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू सेपरेशन। तो ये सेपरेशन हो गया, ये a है, ये 45 डिग्री पे आ गया, तो ये हो गया a/√2। तो चार्ज का वैल्यू कितना है, +2q -q, तो कोई एक बोलना होता है। तो +2q इंटू सेपरेशन कितना है, a/√2 आंसर आ गया। ठीक, एक तरीका। दूसरा तरीका, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, यहां पे 2q लिखा है, इस 2q के दो हिस्से कर दो, ये q और q के दो हो गए, तो इस +q से -q की तरफ एक डाइपोल मोमेंट ऐसे आ गया, और इस -q से +q की तरफ डाइपोल मोमेंट इधर आ गया। इसको लिखेंगे q इंटू सेपरेशन, इसको भी लिखेंगे q इंटू इन दोनों डाइपोल के बीच में कितने का एंगल है, कितना, अरे लड़की ये और ये कितना एंगल दिख रहा है, तो इनका रिजल्टेंट लिखेंगे। तो ये QA है, ये भी क्या है, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये देखो सेम आंसर 90 डिग्री ना, a² + b² पे रूट लगाओ आंसर। एक मिनट भाई, अरे तुमने मैं भेजा नहीं सवाल, क्वेश्चन हुआ भेजो। भेज दिया है सर। अच्छा भेज दिया, हाँ हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। ये तो IIT-JEE 2012 ये वाला। यस सर। लल्ला मेरे फोल्डिंग सिमेट्री लगाना, नहीं फोल्डिंग नहीं 444 222, हाँ हो तो गया। देखो देखो ऊपर का रास्ता और नीचे का रास्ता वैसे तो अलग अलग है, लेकिन जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो है ऊपर वाले का वो नीचे थ्रू आउट रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। हेलो हेलो, जैसे ऊपर के Yes, रास्ते sir. में तीनों रेजिस्टेंस 2 ओम है और नीचे के रास्ते में तीनों 4 ओम है, समझ गए क्या। तो ये सर वीट्स रिपीट करिए। मतलब एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा फोटो हो गया कि यहां पे और यहां पे रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 1:2, फिर यहां पे और यहां पे रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 1:2, और यहां पे रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 1:2। तो फिर इसके बीच के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होगा, ऊपर का रास्ता अपना करंट रखेगा, नीचे का रास्ता अपना करंट रखेगा, 1:2 में करंट डिवाइड हो जाएगा, पूरे थ्रू आउट ऐसे चलेगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि I1 का करंट बताओ और I2 का, यहां पे करंट बताओ और यहां पे करंट बताओ, ऐसे पूछा है। तो ये दोनों हटा दो, तो ये 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6, 4 + 4 + 4 कितना हो गया 12, इन दोनों का यहां पे 12 वोल्ट का बैटरी लगा भाई, तो ये नीचे जो 12 ओम का है इसमें करंट जाएगा 1 एम्पियर, और ऊपर 6 ओम का इसमें करंट जाएगा 2 एम्पियर। तो I2 का वैल्यू तो हो गया 2 एम्पियर और I1 का वैल्यू हो गया 3 एम्पियर, क्योंकि नीचे 1 एम्पियर गया ऊपर 2 एम्पियर गया, समझे क्या। कुछ बोले ही नहीं, हेलो हेलो। यस सर। समझ गए। और फिर लिखा है पोटेंशियल एट S इज लेस देन पोटेंशियल एट Q, यहां पे Q है यहां पे S है, तो ये हायर से लोअर की तरफ चल रहे हैं, तो आपको बोलना है P का और Q का पोटेंशियल सेम है, इसके बीच का रेजिस्टेंस हटा दिया, और P का पोटेंशियल S के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो P का पोटेंशियल S के पोटेंशियल से ज्यादा है, और Q और P सेम है तो Q का पोटेंशियल भी S के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन लिखा पोटेंशियल ऑफ S इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ Q, ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन लिखा है करंट I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ये ऑप्शन भी सही है। करंट I2 इक्वल टू 2 एम्पियर, ये ऑप्शन भी सही है। और करंट थ्रू PQ इज 0, ये ऑप्शन भी सही। चारों ऑप्शन सही हो गए भाई, समझ गए क्या। यस सर।
ABCD। एक मिनट, हाँ, एक से एक है। ऐसा लॉ जो इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, ये कोई तुम्हारा टीचर पूछा क्या? ऐसा लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टेट करे, रिलेट करे। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन जाए और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए। इसके कोई लॉ बोल रहे हैं, कोई लॉ है? एक मिनट में बताता हूं। या तो ये आप पूछना एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ है, हाँ तो पूछना है, क्योंकि ये मैक्सवेल लॉ में ही ये तरीका है कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का थ्योरी बनाया था। तो आप बोलना कि एम्पियर्स में, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से उसको अप्रोच कर सकते। तो ये पढ़ा दिया है आप लोगों को मैक्स, मतलब कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट हुआ है। मेरे ख्याल से एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, ऐसे एम्पियर और मैक्सवेल दोनों, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, वो ही शायद बोलेंगे, है ना, या केवल मैक्सवेल लॉ बोल सकते। तो एक बार लेकिन पूछ लेना, तो मेरे को नॉलेज आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग कुछ नहीं होता। है क्या डांटने? अब अलग ही दुनिया में होंगे। या कई बार क्या टीचर गलत बोल देते हैं, फिर उसको जस्टिफाई कर देते हैं डांट पीट के ना, है ना। जैसे कई बार अगर उनके मुंह से गलत भी निकल गया तो उनको पता भी, लेकिन फिर वो क्या बच्चे बोलते हैं तो वो ऐसे डांट पीट के। हाँ, अरे तुम लोग भी तो कौन से बहुत बड़े, आधे से ज्यादा टाइम तो बच्चे मजे ही ले रहे होते हैं। पूछ रहे हैं वो साहब, टीचर को भी दिख रहा, मजे लेने के लिए पूछ रहे हो क्या भाई? कोचिंग में पढ़ के आए हो और चमका रहे हो। चलो खैर, वो एक बार बोलना कि मैक्सवेल लॉ हो सकता है क्या सर, और हो सकता है वो कुछ और बोले तो बताना मुझे, कुछ और बोल रहे हैं ना। नहीं तो लॉरेंज फोर्स भी एक ऐसी जगह है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक